हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलन डिजिटल। आप सबका स्वागत है हमारे इस बोर्ड सक्सेस मंत्रा सेशन में फॉर सीबीएसई क्लास 10th, जिसका नाम है एक्सेल योर परफॉर्मेंस इन साइंस। देखिए, आप सबके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और आप सबको अपनी चिंता भी होगी कि हम अच्छा मार्क्स कैसे सिक्योर करें, हम अच्छे मार्क्स कैसे लाएं या कौन सी गलतियां हैं जो हम करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके साइंस सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ जनरल गाइडलाइंस की कि साइंस में कौन कौन सी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें जो आपको नहीं करनी चाहिए, या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप गलती करते हैं जिस वजह से कहीं ना कहीं आपके मार्क्स अफेक्ट होते हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पे बात करेंगे फिजिक्स की कि फिजिक्स में कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है जो आपको अपनानी चाहिए, फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन एक्सेल योर परफॉर्मेंस इन साइंस का। तो साइंस में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो साइंस का पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, या ऐसा कह सकते हैं इसमें 3 सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से? तो पहला है आपका फिजिक्स, फिर है आपका केमिस्ट्री और नेक्स्ट है आपका बायोलॉजी। ठीक है, तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो हम जानते हैं कि डेरिवेशंस, थ्योरम्स, फॉर्मूले, ये चीज़ें हमारे फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है। या बात करें यूनिट सिस्टम व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, तो देखिए यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी कोई हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद हमें वहाँ यूनिट लगानी ज़रूरी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ डायग्राम्स अलॉन्ग विथ प्रॉपर लेबलिंग, तो यहाँ पे डायग्राम्स और उनकी प्रॉपर लेबलिंग। इसी तरीके से अगर केमिस्ट्री की बात करें तो देखिए केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे डिफरेंट फॉर्मूलेज मॉलिक्यूल्स के, कंपाउंड्स के, वो इंपॉर्टेंट है। साथ साथ IUPAC रूल्स, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में हम IUPAC रूल्स पढ़ते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और बायोलॉजी में अगर बात करें तो बायोलॉजी में हमारे लिए डायग्राम्स अलॉन्ग विथ प्रॉपर लेबलिंग, देखिए बायोलॉजी में डायग्राम्स काफ़ी होते हैं और वहाँ पे उनकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड देयर रेस्पेक्टिव फंक्शंस, तो यहाँ पे बायोलॉजी में टर्म्स काफ़ी होती हैं, तो उन टर्म्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में पता होना या उनको याद रखना, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो साइंस हमारा इन 3 सब्जेक्ट से मिलकर बना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब अगर बात करें एनालिसिस अकॉर्डिंग टू वेटेज एंड ईज ऑफ लर्निंग, तो यहाँ पे देखिए हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं एनालिसिस अकॉर्डिंग टू वेटेज। मोर द वेटेज मोर इज रेटिंग गिवन टू दैट चैप्टर, जो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने एक जो एनालिसिस किया है वो किसके अकॉर्डिंग किया है? वेटेज के अनुसार। ठीक है, तो जिस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है उसको हमने ज्यादा रेटिंग दी है, या कह सकते हैं कि जिस यूनिट का ज्यादा वेटेज है उसको हमने ज्यादा रेटिंग दी है। और देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमने यहाँ करी है, हमारे एक्सपर्ट्स ने यहाँ करी है, वो है एनालिसिस अकॉर्डिंग टू ईज ऑफ लर्निंग। देखिए एनालिसिस अकॉर्डिंग टू वेटेज तो आप कई जगह देख भी सकते हैं या सैंपल पेपर्स में भी आपको कई बार मिल जाएगा, बट यहाँ पे हम बात करेंगे एनालिसिस अकॉर्डिंग टू ईज ऑफ लर्निंग के हिसाब से भी कि आपके कौन से चैप्टर्स हैं जिनको लर्न करना इजी है, या कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको लर्न करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हमें आती है। तो मोर इज द टॉपिक इज मोर इज द रेटिंग गिवन टू दैट टॉपिक। तो कोई टॉपिक जितना इजी है उतनी ज़्यादा उसको रेटिंग दी गई है, या अगर कोई टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो उसको रेटिंग उतनी कम दी गई है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपको एक एनालिसिस अकॉर्डिंग टू ईज ऑफ लर्निंग भी मिलने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इस सेशन के लिए हमारे साइंस का पेपर पैटर्न कैसा रहने वाला है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 सेक्शंस हैं, A, B, C, D एंड E। तो सबसे जो पहला सेक्शन है वो है ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे हमारे 20, और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 1 मार्क का। तो टोटल मार्क्स यहाँ पर इस सेक्शन के कितने हो गए? 20। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन B, जिसमें हमारे आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो है 6, और ईच क्वेश्चन कितने मार्क कैरी करता है? 2 मार्क्स। तो इस तरीके से टोटल मार्क्स जो हो गए इस सेक्शन के वो हो गए 12। और देखिए साथ ही साथ हमने यहाँ पे आपको वर्ड लिमिट भी बता रखी है कि यहाँ पर जो ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है इनका आंसर हमें कितने वर्ड्स में लिखना है, तो वो लगभग हमें 30 to 50 वर्ड्स में लिखना है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है शॉर्ट आंसर टाइप। तो इस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में कितने नंबर आते हैं? 7 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और यहाँ पे मार्क्स कितने हैं? तो एक क्वेश्चन का मार्क कितना है? 3 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे हो गए हमारे 21, और यहाँ पे जो वर्ड लिमिट है एक आंसर के लिए वो कितनी है? 50 to 80 वर्ड्स। मतलब आप अपना आंसर 50 to 80 वर्ड्स में कंप्लीट करने की या लिखने की कोशिश करें। इसी तरीके से जो सेक्शन D है, जो हमारा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जिसमें आते हैं,
तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं 3 और ईच क्वेश्चन कितने मार्क कैरी करता है 5 मार्क्स। और यहाँ पे टोटल मार्क्स हो गए सेक्शन के 15 और यहाँ पे जो वर्ड लिमिट है वो है 80 to 120 वर्ड्स। कितनी है? 80 to 120 वर्ड्स। और देखिए इस बार एक और सेक्शन यहाँ पर है ई, जिसमें है वैल्यू बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए कि नया सेक्शन इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें हमें वैल्यू बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। वो कैसे आएंगे वो हम आगे सैंपल में देखेंगे भी सही। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन ई है जिसमें वैल्यू बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 3 और एक क्वेश्चन कितने मार्क कैरी कर रहा है 4 और यहाँ पर टोटल मार्क्स इस सेक्शन के कितने हैं 12। तो इन सबको अगर हम बात करें तो ये टोटल मार्क्स हुए आपके 80 मार्क्स। तो हमारा जो साइंस है वो टोटल 80 मार्क्स का आएगा। ये 5 सेक्शंस में डिवाइड होगा और उन सेक्शंस में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो हमने यहाँ पे देखे। उसके बाद अगर मैं बात करूं डिजाइन ऑफ क्वेश्चन पेपर की, कि जो आपका क्लास 10th का साइंस का पेपर जो डिजाइन होता है वो किस अकॉर्डिंगली होता है, कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स तो हमने देखा कि कितने हैं 80। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे जो 80 मार्क्स हैं, जो टोटल मार्क्स हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनका वेटेज कितना होता है, तो वो लगभग 46% होता है। उसी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूला, तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमें हमारे कॉन्सेप्ट्स लगाने की जरूरत पड़ती है, या कह सकते हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट्स वहाँ चेक होते हैं, या हमें वहाँ फॉर्मूला लगाने हैं, या ये देखा जाता है कि जो हमारे पास जो नॉलेज है हम उसको कितना अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इनका वेटेज वहाँ पे लगभग होता है 22%। और नेक्स्ट यहाँ पर है एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड फॉर्मुलेशन। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमें एनालिसिस करने की जरूरत है या इवैल्यूएट करने की जरूरत है, तो ऐसे क्वेश्चंस का वेटेज जो होता है वहाँ लगभग होता है 32%। तो ये टोटल हो गया आपका 100%। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन पेपर की वहाँ डिजाइनिंग होती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे हम टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग एग्जाम की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट या की फैक्टर है। तो हमारे पास 3 आवर्स होते हैं और उन 3 आवर्स में हमें ये पूरा पेपर करना होता है, बट यहाँ पे कई बार हमारा टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं इस टाइम मैनेजमेंट के लिए, तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहला है स्टिक टू द वर्ड लिमिट एंड टाइम लिमिट। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हर एक जो आपके क्वेश्चन है उसके लिए कुछ वर्ड लिमिट है। देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप है तो वो तो 1 लाइनर या 1 वर्ड भी हो सकता है, या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स हैं या शॉर्ट आंसर टाइप हैं, तो वहाँ पे हमने वर्ड लिमिट भी बताई। तो आप उस वर्ड लिमिट पे स्टिक रहें। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा लिखें। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है जिसकी वर्ड लिमिट हमें 50 to 80 वर्ड्स है, तो कोशिश करें कि 50 to 80 वर्ड्स में ही उसको आप कंप्लीट करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ आपका ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर वो टाइम कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चन में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो आप वर्ड लिमिट पे स्टिक रहें। प्लान इन एडवांस हाउ मच टाइम यू विल डेडिकेट टू ईच टाइप ऑफ क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग एंड वैल्यू बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले से ही डिसाइड कर लें कि आपका जो कितना टाइम आप डेडिकेट करने वाले हैं हर एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे वेरी शॉर्ट हैं, लॉन्ग हैं, वैल्यू बेस्ड हैं। उसी तरीके से इफ़ यू आर स्ट्रक ऑन अ क्वेश्चन, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन एंड रिटर्न टू इट इफ़ यू हैव टाइम। ऐसा नहीं हो कि आप कोई क्वेश्चन मान लीजिए कर रहे हैं और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसी पे स्टक हो जाएं। आप आगे वाला क्वेश्चन ट्राई करें, फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो वापस उसको देखें, क्योंकि अगर आप एक ही क्वेश्चन पे रह गए तो आगे वाले क्वेश्चंस का टाइम आपका खत्म होता जा रहा है और कहीं ना कहीं फिर आपको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेशन या कह सकते हैं कि पेपर कंप्लीट नहीं भी हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। दूसरा, कीप लास्ट 5 मिनट्स टू गो थ्रू योर आंसर्स, चेक वेदर ऑल द क्वेश्चंस आर आंसर्ड एंड करेक्ट क्वेश्चन नंबर्स आर रिटन। ठीक है, देखिए लास्ट के 5 मिनट्स आपको ध्यान रखना है कि लास्ट के 5 मिनट्स में आपको वापस आंसर शीट देखनी है और वहाँ पे ये देखना है कि आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है और सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के साथ साथ आपने जो नंबरिंग दी है या जो सेक्शन आपने लिखा है वो सही लिखा है या नहीं। कई बार हम ये गलती कर देते हैं कि हम वहाँ पे या तो सेक्शन गलत लिख देते हैं या क्वेश्चन नंबर गलत लिख देते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। तो लास्ट के 5 मिनट्स उसके लिए रखिए कि आप पूरा प्रॉपर वहाँ पे चेक करेंगे और टाई और सप्लीमेंट्री शीट्स सिक्योरली इन द राइट ऑर्डर। ठीक है, तो आप अपनी शीट्स को, आंसर शीट्स को अच्छी तरीके से टाई करें एक करेक्ट ऑर्डर में, और आप चाहें तो उन
पे आप नंबरिंग भी कर सकते हैं साइड में 1 2 3 इस तरीके से, पर उसको आपको अच्छी तरीके से टाई करना है एक करेक्ट ऑर्डर में। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके डूज एंड डोंट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं डूज की, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको एग्जाम में करनी चाहिए। तो सबसे पहला है यूटिलाइज द 15 मिनट्स फॉर क्वेश्चन पेपर रीडिंग। देखिए यहाँ पर आपको 15 मिनट्स मिलते हैं क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट 15 मिनट्स आपको 3 आवर्स मिलते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये जो 15 मिनट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करें। तो इस क्वेश्चन पेपर को जब आप एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे और दोबारा जब आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे पेपर को, तो एक बार फिर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो वहां पे गलती होने की प्रोबेबिलिटी हमारी काफी कम हो जाती है। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब हम जल्दबाजी में किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो कोई डाटा को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं या कोई चीज़ मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो इसलिए 15 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 15 मिनट्स को आप इस क्वेश्चन पेपर को रीड करने में लगाइए और उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। नेक्स्ट है पुट करेक्ट क्वेश्चन नंबर इन फ्रंट ऑफ ईच सॉल्यूशन। देखिए हर एक सॉल्यूशन के आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर होना चाहिए वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप वहां पे गलत क्वेश्चन नंबर डाल दें। नेक्स्ट है ट्राई टू अटेम्प्ट वन सेक्शन एट अ टाइम ओनली। ठीक है, देखिए आप कोई भी सेक्शन को जब अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार में एक ही सेक्शन को आप लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सेक्शन बी लिया तो सेक्शन बी को पूरा कंप्लीट करें, फिर सेक्शन सी पर आए या फिर सेक्शन डी पर आए। ऐसा नहीं हो कि आपने सेक्शन बी स्टार्ट किया, उसके 2 क्वेश्चन किए, फिर सेक्शन डी पर आ गए या फिर सेक्शन सी पर आ गए। तो एक बार में जो भी सेक्शन आपने लिया है उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है लेबल द डायग्राम्स प्रॉपरली, यूज पेंसिल टू ड्रॉ द डायग्राम्स। देखिए हमेशा डायग्राम बनाने के लिए आप किसका यूज करें, पेंसिल का, और उन डायग्राम्स की लेबलिंग प्रॉपर करें, अच्छे से करें। ठीक है, तो अगर आप पेंसिल का यूज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लीजिए आपने कोई गलती करी भी है तो आप उसको रब करके दोबारा से ड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर आपने पेन यूज किया है तो आपको पूरा कट करना पड़ेगा, तो वहां पर आपकी कॉपी का इंप्रेशन भी अच्छा नहीं जाएगा। तो आप पेंसिल यूज करें और साथ ही साथ डायग्राम्स की लेबलिंग अच्छे से करें। सॉल्व पास्ट ईयर सैंपल पेपर and attempt mock test in the prescribed time as you need to learn about the pressure of the board exam। ठीक है, देखिए आप प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स या पास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर करें और मॉक टेस्ट को भी जरूर अटेम्प्ट करें। और देखिए साथ ही साथ आप बीच में 1 या 2 बार ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने एक मॉक टेस्ट लिया और उस मॉक टेस्ट को, उस पूरे साइंस के मॉक टेस्ट को आपने उस प्रिस्क्राइब टाइम में, जैसे हमारे पास जो टाइम होता है वो होता है 3 आवर्स 15 मिनट्स का, तो आपने वो मॉक टेस्ट लिया और उस 3 आवर्स 15 मिनट्स का टाइम दिया और उसको सॉल्व किया। तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। अगर मान लीजिए आपने पूरा पेपर उस प्रिस्क्राइब टाइम में कर लिया तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। साथ ही साथ अगर मान लीजिए नहीं भी कर पाए तो आपको ये भी पता पड़ेगा कि किस सेक्शन में या किस पार्ट पर मुझे अपना इम्प्रूवमेंट और करना है। ठीक है, और वहाँ पे जब बोर्ड में आप देने जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बोर्ड एग्जाम में भी हमारे पास टाइम तो वही है, तो एक वहाँ पर आपकी तैयारी भी उसके लिए होगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर करें। उसके बाद है इन थ्योरी क्वेश्चंस राइट आंसर इन पॉइंट, टैबुलर फॉर्म एंड फ्लो चार्ट। देखिए कभी भी जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं उसका आंसर जब भी आपको करना हो तो वो आंसर आप पॉइंट्स में करें, पॉइंट वाइज करें। कोई टेबल बना के कर सकते हैं या कोई फ्लो चार्ट बना के कर सकते हैं। कभी भी एक कंप्लीट पैराग्राफ या पूरा पैराग्राफ मत लिखें, पॉइंट वाइज लिखें, तो आपके कॉपी का इंप्रेशन भी अच्छा आएगा और सामने वाले एग्जामिनर के लिए चेक करना भी इजी होगा। हाईलाइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आंसर। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना मत भूलें। साथ ही साथ अगर फॉर एग्जांपल आप कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो न्यूमेरिकल में भी लास्ट में जो आंसर है उसको आप एक बॉक्स बना के या अंडरलाइन करके हाईलाइट्स कर सकते हैं, या दूसरे पॉइंट्स भी अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको भी आप अंडरलाइन करके या बॉक्स बना के हाईलाइट कर सकते हैं। तो हाईलाइट करना मत भूलें। इन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, choose the question in which you are confident, look at the marks allocation for each part and then decide what is required to secure full marks। देखिए जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद हो सकता है कि उस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में 1 से ज़्यादा पार्ट हो सकता है 2 पार्ट हो, 3 पार्ट हो उस एक क्वेश्चन में। तो अच्छे से डिसाइड करें कि मुझे कौन सा क्वेश्चन पहले करना है और उस पार्ट में जो भी उसमें पार्ट्स हैं उनमें क्या क्या लिखना है, कितना लिखना है। तो एक प्लानिंग उसकी अच्छे से कर लें। फॉलो एनसीईआरटी बुक्स।
देखिए आपको एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करना है, जो टॉपिक्स आपको एनसीईआरटी बुक्स में दे रखे हैं वो टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे टॉपिक्स भी करें जो एनसीईआरटी के सिलेबस में ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी सिलेबस के अलावा या जो टॉपिक्स एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है, तो एनसीईआरटी बुक्स को अच्छे से फॉलो करें, उनमें जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से करें, उनके एग्जाम्पल्स जो हैं वो अच्छे से करें, तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम डोंट्स की बात करें तो डू नॉट ओवर राइट इन डायग्राम्स, कभी भी डायग्राम में ओवर राइटिंग मत करें। इसलिए हमने कहा भी कि हमेशा पेंसिल यूज़ करें, कि अगर गलती होती भी है तो आप उसको रब करके दोबारा ड्रॉ कर सकते हैं। डू नॉट ड्रॉ डायग्राम्स विद पेन, अगेन वो चीज़ कि कभी भी आप डायग्राम्स को पेन से मत बनाइए। डू नॉट यूज कलर ऑफ इंक अदर देन ब्लू और ब्लैक, ठीक है। देखिए अपनी इंक फिक्स रखिए, या तो ब्लू इंक यूज करें या ब्लैक इंक यूज करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हमेशा जो लिखने के लिए इंक यूज कर रहे हैं आइदर इट शुड बी ब्लैक और ब्लू। Keep in mind that MCQ very short answer type question and short answer type questions do not involve very lengthy calculations. They generally have a fact hidden behind them. ठीक है, देखिए जो MCQs होते हैं वो तो वन लाइनर या वन वर्ड होंगे, और उसी तरीके से जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा कोई कैलकुलेशंस या कोई बहुत ज़्यादा लिखना नहीं होता है, क्योंकि हमने वो वर्ड लिमिट भी देखी थी। तो एक पर्टिकुलर वर्ड लिमिट है तो क्वेश्चंस भी उसी अकॉर्डिंगली ही फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि आप वहाँ पर कोई वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो या कोई शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो और आप वहाँ पे उसकी वर्ड लिमिट से ज़्यादा वहाँ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं या ज़्यादा लिख रहे हैं, तो आपका आगे वाला क्वेश्चन का टाइम कहीं ना कहीं किल हो रहा है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखें। और यहाँ पे लिखा भी है दे जनरली हैव अ फैक्ट हिडन बिहाइंड देम, तो वहाँ पर वो कोई कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, कोई नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, तो वहाँ पे वो कोई बहुत लेंदी क्वेश्चन नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटेजीज की। तो देखिए ये कुछ जनरल पॉइंट्स है जो अभी हमने डिस्कस किए इससे पहले कि उस साइंस में आपको कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो दिमाग में रखने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स फॉलो करने हैं, कौन कौन से पॉइंट्स फॉलो नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये बात थी हमारे एक ओवरऑल साइंस की। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक की। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फिजिक्स की, कि फिजिक्स को अटेम्प्ट करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी वहां पर होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं सिलेबस ऑफ फिजिक्स, कि फिजिक्स का सिलेबस है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यूनिट नंबर दे रखी है, दैट इज 3rd एंड यूनिट नंबर 4। तो यूनिट का नाम क्या है, नेचुरल फिनोमिना, और इसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो इस यूनिट में एक तो है आपका ऑप्टिक्स जिसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, और दूसरा है आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। नेक्स्ट जो यूनिट है वो है इफेक्ट्स ऑफ करंट, और इस इफेक्ट्स ऑफ करंट में कौन कौन से चैप्टर हैं, तो एक तो है आपका इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो ये दो चैप्टर हमारे इस यूनिट में है जिसका नाम है इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो यहाँ पे अगर हम इसका एनालिसिस देखें एज पर वेटेज, तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो हमारी नेचुरल फिनोमिना वाली यूनिट है ये कितने मार्क्स कैरी करती है, 12 मार्क्स। इसमें चैप्टर कौन कौन से होते हैं ये हम देख चुके हैं, और यहाँ पे जो हमें रेटिंग है वो है 5 रेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ऑप्टिक्स है इस पूरे को मिला के मैं एक तरीके से ऑप्टिक्स ही कह सकता हूँ, तो ये पूरा ऑप्टिक्स मिला के 12 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इसकी रेटिंग 5 दे रखी है कि यहाँ पर ये एक अच्छा खासा वेटेज यहाँ पे कैरी कर रहा है। ये पूरा ऑप्टिक्स जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड, तो ये पूरा मिला के हम ऑप्टिक्स ही कहेंगे। तो ये पूरा मिला के 12 मार्क्स का यहाँ पे आपका जो है वेटेज कैरी कर रहा है। और जो नेक्स्ट यूनिट है इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसमें 2 चैप्टर्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो इन दोनों के मिला के मार्क्स कितने हैं, 13। और इसमें आप देख सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी की रेटिंग ज़्यादा है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की रेटिंग कम है। मतलब अगर मैं इसको वेटेज के हिसाब से एनालिसिस करूं तो इलेक्ट्रिसिटी को हमने 4 स्टार दिए हैं और हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को 3 स्टार्स दिए हैं। कहने का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जो वेटेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के कंपैरिजन में। तो देखिए सबसे ज़्यादा रेटिंग हमारी है ऑप्टिक्स की, उसके बाद है फिर हमारे इलेक्ट्रिसिटी की, और उसके बाद है फिर हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे जो बहुत वो है आपका यूनिट वाइज वेटेज ऑफ फिजिक्स। तो देखिए इफेक्ट्स ऑफ करंट जो कितने मार्क्स का था, 13, और नेचुरल फिनोमिना वो कितने मार्क्स का है, 12। तो एक तरीके से ये
कितना कवर कर रहा है 52% और ये सिलेबस का कितना कवर कर रहा है 48%। तो ये था हमारा यूनिट वाइज वेटेज ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एनालिसिस एज पर ईज ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने जो एनालिसिस करा हुआ है वो एज पर ईज ऑफ लर्निंग करा हुआ है कि कौन सा चैप्टर कितना इजी है लर्न करना या कौन से चैप्टर में हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है या जिसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ऑप्टिक्स और ह्यूमन आई दोनों को हमने 4 स्टार रेटिंग दी है, इलेक्ट्रिसिटी को 5 और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को 2 स्टार। तो देखिए ऑप्टिक्स और ह्यूमन आई लर्न करना ईजी है, थोड़ी सी डिफिकल्टी जो यहाँ पे आती है वो कभी कभी रे डायग्राम्स को ड्रॉ करने में या साइन कन्वेंशन को याद रखने में आती है, क्योंकि साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिरर फॉर्मूला या मैग्निफिकेशन हमें निकालना होता है तो वहाँ पे हम जो वैल्यूज़ है प्रॉपर साइन के साथ पुट करते हैं। बट जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ पे भी अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो वो चीज़ भी ईजी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी को हमने 5 स्टार रेटिंग दी है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में जो आपके टॉपिक्स हैं या जो फॉर्मूलेज है बहुत ही सिंपल हैं, आसानी से उसको अप्लाई कर सकते हैं, थ्योरी को आसानी से याद रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसकी जो रेटिंग है वो 5 है। और जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसको 2 स्टार रेटिंग है, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमने 2 स्टार रेटिंग इसलिए दी है क्योंकि यहाँ पे इसको लर्न करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, बट जैसा कि अगर आप प्रैक्टिस प्रॉपर कर रहे हैं, प्रैक्टिस आप अच्छे से करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे तो ये भी चैप्टर आपके लिए इजी है। ठीक है, तो ये था आपका एनालिसिस एज पर ईज ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ टू एस इन फिजिक्स। अब फिजिक्स में हमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करनी है या कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी चाहिए जिससे हम एक अच्छे मार्क्स वहाँ पे सिक्योर कर पाएँ। तो आइए पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो देखिए फिजिक्स शुड बी स्टडीड बाय डिवाइडिंग इट इनटू 2 पार्ट्स, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे हमें फिजिक्स को जो स्टडी करना है वो हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड करके करना चाहिए, एक थ्योरी पार्ट और एक न्यूमेरिकल पार्ट। ऑलवेज लर्न डेफिनेशंस फ्रॉम स्टैंडर्ड बुक्स, जनरली एनसीईआरटी, प्रैक्टिस डेरिवेशन एंड डायग्राम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो डेफिनेशंस या कुछ लॉज वगैरह जो दे रखे हैं उनको हमें लर्न करना है तो आप उनके लिए स्टैंडर्ड बुक्स को यूज़ करें। ठीक है, एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ डेरिवेशन और डायग्राम्स का अच्छे से प्रैक्टिस करें। देखिए जो आपका ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है वहाँ पे आपके रे डायग्राम्स आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपके हर सीबीएसई एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो उस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते ही हैं, तो वो ड्रॉ करना प्रॉपर आना चाहिए और उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, डेरिवेशंस हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करें रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल की, तो वहाँ पे जो डेरिवेशन है अगर आपसे डेरिवेशन पूछा गया तो आपको डेरिवेशन आना चाहिए, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। फॉर्मूलेज याद रखने हैं, उनको लिख के देखिए, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल पोर्शन इज इजी टू लर्न एज इट कैरीज लिमिटेड फॉर्मूले बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे फिजिक्स में फॉर्मूले बहुत ज़्यादा नहीं है, जब फॉर्मूले बहुत ज़्यादा नहीं है तो उनको याद करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट यस हमें यहाँ पे यूनिट्स की टेक केयर करनी है, यूनिट्स का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे लास्ट में यूनिट लगाना मत भूलें, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं लगाते हैं तो हो सकता है कुछ मार्क्स वहाँ पे आपके डिडक्ट हो जाएं। ठीक है, तो फॉर्मूलेज लिमिटेड हैं, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, उनको अच्छे से याद रखें। आप चाहें तो चैप्टर वाइज फॉर्मूलेज की लिस्ट बना सकते हैं और वहाँ पे उनके साथ उनकी यूनिट्स भी लिख सकते हैं। करेक्ट क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो आप हमेशा क्वेश्चन को, हमने जैसा कि देखा भी है कि 15 मिनट्स आपको पेपर को पढ़ने को मिलते हैं, उसके बाद जब आप पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें तो क्वेश्चन आप एक बार पढ़ेंगे ही सही, तो उसको अच्छे से पढ़ें और अच्छे से उसमें समझें, इंटरप्रेट करें कि क्वेश्चन में वो एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहा है। और डेफिनेटली अगर आप उसको 1 या 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस क्वेश्चन में एग्जैक्टली पूछना क्या चाह रहा है। उसके बाद ऑलवेज प्रैक्टिस क्वेश्चंस बाय राइटिंग रेदर देन डूइंग देम मेंटली, हमेशा लिख के करें काम। ठीक है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वो लिख के करें, ऐसा नहीं कि आपने दिमाग में सोच लिया और आपने कह दिया कि तो मेरे को आता है और मैं इसको कर लूँगा, नहीं, आपको उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। यू मस्ट प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स सो दैट यू कैन रिवाइज द होल सिलेबस फ्रिक्वेंटली इन अ वेरी लेस टाइम। ठीक है, आप चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं ताकि जब आपको रिविजन करना हो तो वो शॉर्ट नोट्स जिसको आप समराइज करके लिख सकते हैं, उससे आपको रिविजन करना भी आसान हो जाएगा। You must practice diagrams like lines of the magnetic field around a solenoid and a bar magnet, electric circuit diagram, image formation by lenses and mirror, the human eye, glass prism, image formation for both defected and correct vision। देखिए
यहाँ पे अलग अलग डायग्राम्स हैं हमारे फिजिक्स में, अलग अलग चैप्टर्स में, तो उन डायग्राम्स की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो डायग्राम्स की प्रॉपर प्रैक्टिस करें, पेंसिल से बना के देखें, उनकी लेबलिंग प्रॉपर करें। तो जब आप एक डायग्राम को बना लोगे अच्छे से और उसकी लेबलिंग कर लोगे तो आपको चीज़ें याद भी रहेंगी। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे सॉल्व पास्ट ईयर सैम्पल पेपर्स एंड मॉक टेस्ट इन द प्रिस्क्राइब टाइम एज यू नीड टू लर्न अबाउट द प्रेशर ऑफ द बोर्ड एग्जाम। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। इफ पॉसिबल ट्राई टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस विच आर इजी फॉर यू एंड कैरी हाई मार्क्स, ठीक है। तो सबसे पहले एक प्लानिंग बनाएं और प्लानिंग में देखें कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, और उसमें अगर पॉसिबल है तो जिन क्वेश्चंस में मार्क्स ज़्यादा हैं या जिनकी वेटेज ज़्यादा है, जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, उनको आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो आपको इजी भी लग रहे हों। तो इस तरीके से एक प्रॉपर प्लानिंग आप वहाँ पे बनाइए। इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टेक केयर ऑफ साइन कन्वेंशन एंड यूनिट्स, मेक रफ कॉलम ऑन द राइट साइड ऑफ आंसर शीट फॉर डूइंग कैलकुलेशंस, ठीक है। तो देखिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में साइन कन्वेंशंस और यूनिट्स की प्रॉपर ध्यान रखें, ठीक है। यूनिट्स प्रॉपर लिखनी चाहिए, और जो साइन हमें लगाना है न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम वो प्रॉपर साइन वहाँ पे होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपको रफ वर्क करना है तो आप आपके आंसर शीट के राइट साइड में जो है वहाँ पे एक छोटा सा कॉलम बना के वहाँ पे रफ वर्क भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो आपको पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम ध्यान में अच्छे से रखने हैं। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सैम्पल क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस स्टडी। तो हमने अभी देखा था कि इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, जहां पर जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो कैसे हैं, आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कह लीजिए या केस स्टडी क्वेश्चंस कह लीजिए। अब ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं तो आइए इसको देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है। ओम्स लॉ इज परहैप्स द मोस्ट पॉपुलरली नोन ऑफ ऑल द लॉज, theories and principles of electrical sciences. The law formed the starting point in the study of electrical networks, and it has reserved forever a place of honor for George Simon Ohm, 1789 to 1854, in the history of science. The year 1976 marked the 150th anniversary of Ohm's law. Now, what is Ohm's law? In modern terminology, Ohm's law states that the current I flowing through a conductor is proportional to the voltage V applied across it. I is equal to V by R. Ohm's law, initially called the constant of proportionality R, reduced length but renamed it resistance shortly thereafter. Ohm obtained this result both experimentally and theoretically. अब देखिए यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दे रखा है और आप जानते हैं आपके कोर्स में भी ओम्स लॉ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया, और अब यहाँ पर ये पैराग्राफ देने के बाद, जिसको हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कह सकते हैं या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कह सकते हैं, तो ये पैराग्राफ के बाद अब इस पैराग्राफ पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि पहले पैराग्राफ दिया गया, फिर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इन द फॉलोइंग सर्किट हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 10 ओम रजिस्टर एंड 15 ओम रजिस्टर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करे भी हुए हैं। और सेकंड है, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन वी एंड आई, शो द नेचर ऑफ ग्राफ ऑब्टेन्ड। तो अगर वी और आई के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं ओम्स लॉ में, तो कैसा ग्राफ बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है। तो ये चीज़ हमने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है। तो इस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में कुछ नया नहीं है, वो चीज़ें वही हैं जो आपने पढ़ी हुई हैं। बस एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ को आपको अच्छे से स्टडी करना है, और उसके बाद उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन वहाँ पे आपको दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे 2 हैं, वो 3 भी हो सकते हैं, उनको वहाँ पे आपको आंसर करना है। तो बहुत ही सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो ये होते हैं आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। इसी तरीके से अगर बात करें, कुछ सैंपल्स देखते हैं आंसर शीट ऑफ टॉपर्स की। जो टॉपर्स होते हैं उनकी आंसर शीट्स कैसे होती हैं, वो कैसे लिखते हैं। तो अगर बात करें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, तो ये 2 मार्क्स के आते हैं। तो ड्रॉ ए लेबल रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे corresponding to the ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror. Mark the angle of incidence and angle of reflection. तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एक डायग्राम बनाना है एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो यहाँ पर एक ये रे डायग्राम बनाया गया, प्रॉपर लेबलिंग की गई है, एरोज लगाए गए हैं, एंगल आई क्या होता है, एंगल आर क्या होता है, और नीचे द रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस will bounce back and move parallel to the principal axis after reflection. तो यहाँ पे वो चीज़ लिखी भी हुई है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था तो उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर दिया गया है, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से, प्रॉपर मार्किंग के साथ, प्रॉपर लेबलिंग के साथ। तो ये होते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसी तरीके से अगर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करूँ जो 3 मार्क्स कैरी करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं।
पहला है स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा है व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू ए ग्लास स्लैब, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द लाइट रे इमर्जेस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे but it is shifted sideways slightly. Draw a labeled ray diagram to illustrate it. Okay, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले तो स्नेल्स लॉ लिखा गया, ठीक है, जो पहले पार्ट में पूछा गया था। उसके बाद सेकंड पार्ट में जो हमें डायग्राम पूछा गया था, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, तो वहाँ पे वो प्रॉपर डायग्राम बनाया गया, प्रॉपर लेबलिंग की गई, और ये ABCD या एंगल I इज इक्वल टू एंगल E, तो वो वहाँ पे प्रॉपर लिखा गया। तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिया गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं दिया गया है, जो पूछा गया है वो अच्छे से लिखा है, साफ तरीके से लिखा है, नीट तरीके से लिखा है। नेक्स्ट यहाँ पे एक सैंपल देख लेते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का। तो इस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमसे एक रे डायग्राम पूछा गया है। इफ द इमेज फॉर्म बाय लेंस फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस लेंस। तो हम जानते ही हैं कि वो लेंस कौन सा होता है, तो हमें पता ही है कि वो जो लेंस है वो कैसा लेंस है, हमारा एक कॉनकेव लेंस है। और उसके बाद उसके लिए हमें एक रे डायग्राम भी बनाना है। एंड इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ दिस लेंस इज 10 डायोप्टर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ इन द कार्टेशियन सिस्टम। तो देखिए सबसे पहले तो पूछा गया कि वो जो लेंस है वो कौन सा है, तो वो यहाँ पे प्रॉपर लिखा गया कि जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस है, जो डाइवर्जिंग नेचर का होता है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हमें एक रे डायग्राम बनाना था उसको जस्टिफाई करने के लिए, तो एक प्रॉपर रे डायग्राम बनाया गया जिसमें F1, F2, 2F1, 2F2 इन सबको मार्क किया गया, रेज बनाई गई, उन पर प्रॉपर एरो लगाए गए, ये ऑप्टिकल सेंटर, तो एक नीट और क्लीन डायग्राम बनाया, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्ट एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस और एक डायग्राम ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये रे डायग्राम्स वहाँ बनाए गए, और उसके बाद आपको वहाँ पे उस लेंस की पावर दे रखी थी 10 डायोप्टर, और वहाँ पे आपसे फोकल लेंथ पूछी गई। तो फोकल लेंथ पूछी गई तो हमें फॉर्मूला पता है P इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से देखिए फोकल लेंथ कैलकुलेट की गई, और यहाँ पे लास्ट में आंसर देखिए हाईलाइट किया गया है, एक बॉक्स बनाया गया है। तो यहाँ पे 0.1 मीटर यूनिट प्रॉपर लिखी गई है, या 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से प्रॉपर आंसरिंग हमें वहाँ पे करनी होती है। तो देखिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे उसी वर्ड लिमिट्स पे आंसर दिया गया है, कोई बहुत ज़्यादा लिखा नहीं गया है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिया गया है, कट टू कट आंसर दिया गया है, नीट एंड क्लीन रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पर, प्रॉपर एरो, प्रॉपर लेबलिंग, प्रॉपर मार्किंग, ये सब बहुत ही प्रॉपर तरीके से किया गया है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे करना है। तो ये पूरी स्ट्रेटेजी थी जो आपको फिजिक्स के लिए अपनानी है। साथ ही साथ हमने जनरल गाइडलाइंस भी यहाँ पे देखी कि साइंस में कौन कौन सी जनरल गाइडलाइंस हैं जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी उसका स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए या उसको कैसे करना है। तो देखिए केमिस्ट्री और बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी समझने के लिए आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में प्रॉपर समझाएंगे। तो उसके लिए आप जुड़े रहें हमसे और हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर वॉच करें। एंड आई होप कि यहाँ पे आपको आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस हमारे एक्सेल योर परफॉर्मेंस इन साइंस सेक्शन में, कि जिसमें आपने ये देखा कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या पेपर पैटर्न होता है, फिजिक्स में हमें कैसे करना है, कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी है। एंड आप सब भी, मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही अच्छा करेंगे। तो आई होप आज का ये सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। और जाते जाते एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सपने जिनके बड़े होते हैं उनको दिन के साथ रात भी जगानी पड़ती है। सपने जिनके बड़े होते हैं उनको दिन के साथ रात भी जगानी पड़ती है। और किनारों पर बैठने वालों को नहीं मिलते खजाने, गहराई में जाने के लिए डुबकी लगानी पड़ती है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी इस ज्ञान के सागर में डुबकी लगाएंगे और एक अच्छे रिजल्ट का खजाना लेकर आएंगे। थैंक यू एवरीवन।